वेलकम टू हिंदी बॉक्स टून, कहानियों का डब्बा, मस्ती और मैजिक। माँ, थोड़ा और सालोन देना और साथ में एक मुट्ठी चावल भी। आज पेट की भूख बहुत सता रही है। ले बेटा, ये ले चावल और सालोन। तू दिन भर जंगल में पसीना बहाता है, भूख तो लगेगी ही। पहले खा ले, फिर तेरी सारी बातें सुनूंगी। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। उफ, सुनो तो सही। बोल बोल मेरे राजा, इतनी जरूरी क्या बात है? हाँ माँ, जब मैं वन से लौट रहा था तो रास्ते में गांव वाले फुसफुसा रहे थे कि पिछली रात जमींदार श्रीकांत राय के महल में बड़ी डकैती हुई है। मैंने भी पांचू की पत्नी से सुना कि उनके घर भी डाका पड़ा था। हे, ये कैसा अनर्थ हो गया? हमारे गांव में ऐसा दुस्साहस? हे रघुपति राघव, रक्षा करो। हाँ माँ, मैंने ये भी सुना कि वे डाकू हट्टे कट्टे और खूंखार थे और उनके पास घातक शस्त्र भी थे। वे अंधेरी रात में महल में घुसे और सोने चांदी, आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लूट ले गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही माँ, जमींदार के महल में तो कड़े पहरेदार होते हैं, उनकी नजरों से बचकर डाकू महल के भीतर कैसे पहुंचे? मुझे लगता है जमींदार के अपने लोगों में से किसी ने उनकी गुप्त रूप से सहायता की होगी, वरना उस अभेद्य सुरक्षा को भेदकर अंतःपुर भीतरी भाग में घुसना असंभव है। तेरी बात बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है बेटा। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद ऐसी घटना होना गहरा संदेह पैदा करता है। मुझे भी लगता है यह डकैती अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से की गई है। मैं भी यही मानता हूँ। अगर इस डकैती में महल का कोई व्यक्ति शामिल है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। रात बेरात कड़े पहरे के बीच अगर जमींदार सुरक्षित नहीं तो हम गरीब गांव वाले कितने महफूज हैं। इस गांव के ज्यादातर लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से एक्टर्स है। डाकुओं को उनके घरों से कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ, ये घटना मन में भय पैदा करती है। सब नियति का खेल है बेटा, जो होना है वो होकर रहेगा। आगे क्या होगा यह सोचकर अपना पेट मत जला। तू चुपचाप खाना खा ले। दिन का प्रकाश अभी पूरी तरह से अस्त नहीं हुआ था। रघु उदास मन से फरसा हाथ में लिए घने जंगल के बीच से जा रहा था। हवा पत्तों के बीच एक सलोनी सरगोशी कर रही थी, जैसे जंगल उसके अकेलेपन को महसूस कर रहा हो। एकांत और अशांत रघु खुद को जंगल की इस शांति में खोया हुआ महसूस कर रहा था। आज तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। एक भी अच्छी सूखी लकड़ी नहीं मिली। ये कैसी आवाज है? कोई चल रहा है, लेकिन इस गहन वन में इस समय कौन आ सकता है? किसी हिंसक पशु के पदचिन्ह तो नहीं लगते। अरे, ये 2 लोग अपने सिर पर भारी मटके लेकर गुफा की तरफ क्यों जा रहे हैं? कुछ तो अजीब है। मुझे चुपके से जाकर देखना चाहिए। रघु चुपके से गुफा के पास पहुंचा। वे दोनों आदमी गुफा के अंधेरे में चले गए। क्या हो सकता है उन भारी मटकों में? ये मामला ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है कालिया? इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सरदार। अरे, आज से तो हमारे दुख के दिन समाप्त। अब मौज करो, जो मन करे वो करो। हम सब खुशहाली में रहेंगे। बात तो सच है पंचम, पर मुझे ऐसा लग रहा था जब हम गुफा की तरफ आ रहे थे तो कोई हमें देख रहा था। थत! तुम भी कैसी बेतुकी बातें करते हो कालिया? जरा चारों तरफ देखो, ये डरावना घना जंगल है। यहाँ कितने खूंखार जानवर हैं। किसकी हिम्मत होगी यहाँ आने की और हमें देखने की? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। हाँ, यहाँ जान का डर सबको है। चलो, ये सब चिंताएं छोड़ो। अब ये बताओ कि इस सोने चांदी से भरे मटकों का क्या किया जाए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये सारा लूट का माल तो हमने कल रात जमींदार के महल से चुराया है। जमींदार के लोग तो पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे होंगे।
मुझे नहीं लगता कि इन आभूषणों को अभी बाजार में बेचना समझदारी होगी। तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम अभी बाजार गए और पकड़े गए तो ये अहितकर होगा। हमें कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। हाँ, अभी माहौल गर्म है। हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। जब स्थिति शांत हो जाए तब मौका देखकर सारा सोना बेच देंगे। तब तक एक ज्यादा जरूरी काम करो। इन मटकों को इसी गुफा में गहराई में दफना दो। यही सबसे उत्तम उपाय है। ठीक है, जैसा आप कहें। पर सर, फिर से कोई झांक रहा है। अरे बाबा, कोई कहीं नहीं है। जल्दी से काम खत्म करो और यहां से निकलो। ओह, यही है वे डाकू जिन्होंने कल रात जमींदार के यहाँ चोरी की। मुझे कल सुबह होते ही जमींदार बाबू को पूरी बात बतानी होगी। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं रघु हूँ, यही गांव में रहता हूँ। मैं जमींदार बाबू से जरूरी बात करना चाहता हूँ। अपने घर के फालतू काम समझ रखे हैं क्या? अभी जमींदार बाबू व्यस्त हैं। भागो यहाँ से। कृपा करके मेरी बात मानिए। मेरा जमींदार बाबू से मिलना बहुत आवश्यक है। इस सुबह सुबह ये कैसी चिल्लपों। मैंने कहा ना, जमींदार बाबू अभी किसी से नहीं मिलेंगे। आप विश्वास कीजिए नायब जी, मेरा उनसे बात करना जीवन मरण का प्रश्न है। मुश्किल में डाल दिया। तुम्हें बताया तो कि जमींदार बाबू इस समय व्यस्त हैं। उसके बावजूद तुम यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप यकीन कीजिए नायब जी, मुझे जमींदार बाबू से मिलना अति आवश्यक है। आप बस एक बार मुझे उनके पास ले चलिए। ठीक है, पर तुम ऐसी क्या बात कहोगे जमींदार बाबू को? कल रात जमींदार महल में जो डकैती हुई है, मैं जानता हूं कि वो सोना कहां छिपा है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जमींदार बाबू के पास ले चलता हूं। क्षमा करें जमींदार बाबू, आपने कहा था कि आपको एकांत में रहना है, फिर भी दरवाजे पर कोई अजनबी आया है। कहता है बहुत जरूरी काम है। असल में ये युवक आपको कुछ बताना चाहता है। हाँ, ये बावली छोकरा, क्या कहना है? जल्दी बोलो और विदाई लो। मेरा नाम रघु है जमींदार साहब। मैं जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। अरे, अकारण बखान मत करो। जो कहना है शीघ्रता से कहो और जाओ। मैं रोज की तरह कल भी जंगल में लकड़ी काटने गया था। मैंने देखा कि दो हट्टे कट्टे आदमी सिर पर मटके लिए एक गुफा के अंदर गए। फिर मैं गुफा के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनी। मुझे पता चला कि ये वही सोना है जो कल रात महल से चोरी हुआ था। वे सोने को बाजार में बेचना चाहते थे, पर अब उन्होंने उसे मटकों में भरकर उसी गुफा के अंदर दफना दिया है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? हाँ जमींदार साहब, मैंने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी है। हाँ, गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं डाकुओं के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने उन्हें मटके उसी गुफा में गाड़ते देखा। माफ करना जमींदार बाबू, क्या एक ऐरे गहरे लड़के की बात सुनकर जंगल की गुफा में जाना उचित होगा? हाँ, पर और कोई उपाय भी नहीं है। एक बार जाकर देखने में कोई हानि तो नहीं है। और हाँ, ए छोकरे, तुम हमारे साथ चलोगे और हमें वो जगह दिखाओगे, ठीक है? जैसा आप आज्ञा दें जमींदार बाबू। क्या यही वो गुफा है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? हाँ जमींदार बाबू, यही वो गुफा है, और ये रहा वो स्थान जहां उन दोनों डाकुओं ने मटके दफनाए थे। अरे तुम लोग सुनो, यहां मिट्टी खोदो और देखो क्या मिलता है। साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
हाँ, मैं भी देख रहा हूं। इतनी मिट्टी खोदने के बावजूद कुछ नहीं मिला। नायब साहब, हमने अच्छी तरह से देख लिया है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन डाकुओं ने इसी जगह पर मटके गाड़े थे। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमें झूठ बोलकर यहाँ लाने का? जमींदार बाबू, मुझे लगता है इस लड़के ने ही सारा सोना चुराया है और अब सीधा सादा बनने का ढोंग कर रहा है। अगर मैंने चोरी की होती तो मैं आप लोगों के पास क्यों आता? आप विश्वास कीजिए। तुम्हारा मकसद क्या है ये हम कैसे बता सकते हैं? अगर तुमने हमें दोबारा झूठी खबर से परेशान करने की कोशिश की तो परिणाम बहुत बुरा होगा। 2 दिन बाद रघु अपनी माँ के साथ घर पर। क्या हुआ बेटा? मैं देख रही हूँ तू काम पर भी नहीं जा रहा। बस माँ, मन नहीं लग रहा। तुम्हें तो मैंने सारी बात बताई थी ना। हाँ, तूने कहा था कि तू जमींदार के पास गया। पहले तो किसी ने तेरी बात नहीं मानी, फिर बड़ी मुश्किल से जमींदार बाबू के पास पहुंचा। तूने सारी कहानी विस्तार से बताई। उन्होंने विश्वास करके सिपाहियों को लेकर गुफा में गए और फिर सबसे हैरानी की बात ये हुई कि तेरे बताए स्थान पर मिट्टी खोदने पर कोई मटका नहीं मिला। हाँ माँ, और सबने मुझे दोष देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि मैंने ही चोरी की है और अब साधु बनने का ढोंग कर रहा हूँ। दुनिया बहुत खराब है माँ। हर कोई तेरी तरह सरल नहीं होता। तुझे जमींदार के यहाँ अपमान मिला, इसलिए तू बच्चों की तरह रो रहा है। पर बेटा, तूने तो कोई गलती नहीं की। अच्छा, ये सब मन से निकाल दे और अपने काम पर ध्यान दे। मन ठीक हो जाएगा। आप ठीक कहती है माँ। मैं अब मन उदास करके नहीं बैठूंगा। कहाँ है? मैं अपना फरसा ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। क्या तुमने देखा है माँ? ओह, मुझे याद ही नहीं रहा तुझे बताना। जिस दिन तू जंगल से अकेला लौटा था, उसी दिन से तेरा फरसा नहीं दिख रहा। मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों रे? क्या गलती की? मैं उस गुफा के बाहर ही अपना फरसा रख कर आया था। उन डाकुओं की बातें सुनने के बाद जल्दीबाजी में मैं फरसा लाना भूल गया था। अब क्या होगा? तू बाजार से एक बड़ा फरसा खरीद ले। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं पहले बाजार जाता हूँ, फिर लौटकर जंगल के लिए निकलूंगा। दादा, एक अच्छा फरसा दिखाना। ये लीजिए, ये फरसा बहुत बढ़िया है, ले जाइए। नहीं, ये नहीं, 2 और दिखाइए। अचानक रघु की नजर दूर रखे एक फरसे पर पड़ती है। ठीक है, लीजिए, देखिए, अगर ये पसंद आए। वो दूर रखा हुआ फरसा दिखाइए एक बार। रघु फरसे को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखता है। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? एक फरसा ही तो लेना है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? लेना है तो लो और निकलो। रघु समझ जाता है कि ये उसका ही खोया हुआ फरसा है। अरे, ये फरसा आपके पास कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरे बाप दादा की जागीर है, या मैं जो भी कहूं तुम मान लोगे? मैं सच कह रहा हूँ, ये फरसा मेरा है और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? प्रमाण क्या है कि ये तुम्हारा है? बोल दो। प्रमाण चाहिए? इस फरसे के हत्थे पर मेरा नाम खुदा हुआ है, रघु। देखिए। कुछ दिन पहले रतन यहाँ आया था और मुझे ये फरसा देकर 10 पैसे ले गया। रतन? कौन रतन? जमींदार का पहरेदार? हाँ हाँ, मैं जमींदार के पहरेदार रतन की ही बात कर रहा हूँ। वही आकर मुझे ये फरसा दे गया। मैंने तो अपना फरसा गुफा के बाहर छोड़ा था। रतन को ये वहां कैसे मिला? मेरी शंका सही थी। रतन जरूर उन डाकुओं से जुड़ा हुआ है। आप अपनी चीजों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खोया हुआ फरसा वापस मिलने पर रघु खुश था, लेकिन रतन पर उसका संदेह अब निश्चित विश्वास में बदल चुका था।
उसने निर्णय लिया कि वो रतन की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखेगा। कई दिन बाद शाम ढलने के बाद रघु झाड़ियों में छिपकर देख रहा है। कोई मुझे देख ना ले। मुझे जल्दी से इस मटके को लेकर घर लौटना होगा, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ये तो रतन है, लेकिन ये शाम के समय इस जंगल में क्या कर रहा है? और सिर पर मटका? ये मामला ठीक नहीं है। मटका भी जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, ठीक वैसा ही मटका मैंने डाकुओं के पास देखा था। अरे, ये तो सोने से भरा मटका है। इसका मतलब मेरा शक सही था। इस डकैती में रतन भी शामिल है। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू! अरे, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अपनी सूरत दोबारा मत दिखाना। आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आया हूं। आज आप मुझ पर पूरा विश्वास कीजिए। जमींदार बाबू, आप आखिरी बार मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम कह रहे हो कि रतन इस सब में शामिल है? हाँ जमींदार बाबू, ये रहा प्रमाण। रघु उस जगह से मिला हुआ एक सोने का सिक्का जमींदार को दिखाता है, जो मटका ले जाते समय रतन से गिर गया था। नायब, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। तुरंत लोगों को लेकर रतन के घर पर घेराबंदी करो। आप ठीक कह रहे हैं, हमें अभी वहां चलना चाहिए। और तुम भी हमारे साथ चलोगे? ओह, सुनो, ये देखो कितना सोना है। अरे, ये क्या है? इतना सोना कहाँ से आया? जहां से भी आया हो, अब से हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। हम सुख चैन से जिएंगे। नहीं नहीं, पहले आप बताओ, ये सोना कहाँ से आया? अरे, ये कौन आया इतनी रात को? जल्दी से कह दो, मैं घर पर नहीं हूँ। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो। ठीक है, मैं बोल दूंगी। ये क्या? जमींदार बाबू, आप? रतन कहाँ है? अभी उसे बाहर बुलाओ। मेरा पति तो घर पर नहीं है। चुपचाप रतन को बाहर बुला दो, वरना। चलो अंदर जाकर देखते हैं। रतन, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जमींदार बाबू? हाँ, ये रहा वो मटका। इसी को रतन सिर पर लेकर जा रहा था और यहीं से सोने का सिक्का गिरा था। अब हमें पक्का यकीन है कि तू इस डकैती में शामिल है। तूने मेरे घर डकैती की? मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आंखों से सब देख रहा हूं और तू कह रहा है कुछ नहीं किया। माफ कर दो जमींदार बाबू, मुझसे गलती हो गई। मुझे सजा मत दो। तुझे सजा तो मिलेगी। तो तूने ही मेरा फरसा बाजार में बेचा था? हाँ, मैं उस दिन आपको गुफा के बाहर छिपकर बातें सुनते हुए देख लिया था और जल्दबाजी में आप अपना फरसा वहीं छोड़ गए थे। सोना उसी गुफा में दफन था, लेकिन मैंने उसे अगले दिन ही वहां से हटा दिया था और फरसा गुफा के बाहर पड़ा था, जिसे मैंने बाजार में बेच दिया। और यही थी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। तूने इतने साल वफादारी से काम किया और आज तुमने हमारे साथ गद्दारी की। ऐसी नमक हरामी करते हुए तेरी आत्मा नहीं कांपी? तुझे अकेले सजा नहीं मिलेगी। अब बता, तेरे दोनों साथी और बाकी सोना कहाँ है? पांचू और कालिया एक सुनसान घर में छिपे हुए हैं। वे कल सुबह सारा सोना शहर में बेचने के लिए निकलने वाले हैं। यदि आप चाहें तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। हाँ, वे तो जाएंगे ही। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। आज अगर रघु नहीं होता तो मुझे सच्चाई कभी पता नहीं चलती। रघु, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जमींदार बाबू? मैंने तो अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक आपकी मदद ही की है।
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुमने जो किया है उसके लिए सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं है। ये लो, इस थैली में 50 सोने के सिक्के हैं। उम्मीद है इससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। माफ कीजिए जमींदार बाबू, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ कहती है कि जब तक इंसान जिंदा है उसे लोगों की मदद करते रहना चाहिए। मैंने बस वही किया है। देश के सबसे लंबे तेज रफ्तार वाले हाईवे नंबर 44 पर जहां हर कोई जल्दी में था, वहां एक सुकून की जगह थी, ईमानदारी ढाबा। ये नाम सिर्फ एक बोर्ड पर नहीं लिखा था, बल्कि यहाँ की हवा में घुला था। ढाबे का मालिक था रमेश। रमेश की उम्र 35 साल थी। उसकी मुस्कान उसकी चाय की तरह गर्म और साफ थी, और उसके हाथ का खाना, आह, उसका स्वाद सीधे घर ले जाता था। उसका ढाबा कोई बड़ा चमकदार होटल नहीं था। ये था मिट्टी के चूल्हे, ताजे गोबर से लिपे आंगन और 2 पुरानी चारपाइयों वाला एक सच्चा देसी ठिकाना। रमेश, तेरी आलू गोभी की सब्जी में क्या जादू है यार? ये तो मेरी पत्नी के हाथों जैसा स्वाद देती है। चाचा जी, कोई जादू नहीं, बस ताज़ा सब्जी और थोड़ा प्यार। और हाँ, मेरी दादी कहती थी, जब खाना बनाओ तो मन में लालच नहीं बल्कि शांति होनी चाहिए। रमेश का ढाबा ट्रक ड्राइवरों, बस यात्रियों और यहाँ तक कि महंगी गाड़ियों वालों की भी पसंदीदा जगह थी, कारण यहाँ की कीमतें ईमानदारी पर टिकी थीं और स्वाद जबरदस्त था। ईमानदारी ढाबे से ठीक 500 मीटर आगे हाईवे पर एक विशाल, चमकदार और शीशे की इमारत खड़ी हुई थी। इसका नाम था कॉर्पोरेट रसोई। कॉर्पोरेट रसोई का मालिक था सेठ मक्खन लाल। उसका नाम मक्खन लाल था, पर उसके दिल में पत्थर और पैसों का अहंकार भरा था। उसका एक ही मकसद था, हाईवे नंबर 44 पर एकाधिकार स्थापित करना। मैनेजर, मेरी बिक्री इस हफ्ते 10% कम क्यों है? मेरे पास एसी है, वाईफाई है, महंगी कॉफी है, फिर भी लोग उस पुराने धूल भरे ढाबे पर क्यों जा रहे हैं? मालिक, रमेश के ढाबे का खाना, उसका स्वाद जबरदस्त है और उसकी कीमतें हमारी आधी हैं। कीमत, स्वाद, बकवास। इस हाईवे पर सिर्फ ब्रांड चलेगा। उस ढाबे को खरीद लो, उसे दुगना पैसा दो। मैं उसे 24 घंटे के अंदर बंद देखना चाहता हूं। सर, मैंने कोशिश की थी, रमेश नहीं माना। उसने कहा, मेरा ढाबा मेरी जिंदगी है, इसे बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर वो प्यार से नहीं मानेगा तो अब हम व्यापार युद्ध शुरू करेंगे। इस हाईवे का दिल सिर्फ पैसा है और मैं उसके ढाबे को उसकी आत्मा से अलग कर दूंगा। सेठ मक्खनलाल ने अपनी पहली चाल चली। उसने ईमानदारी ढाबा के ठीक सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया, कॉर्पोरेट रसोई में भोजन 50% की छूट। अगले ही दिन रमेश के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम हो गई। रमेश ने देखा, ट्रक ड्राइवर जो रोज आते थे अब कॉर्पोरेट रसोई की तरफ जा रहे थे। रमेश, देखो हमारी दाल आज कौन खाएगा? लोग 50% छूट पर जा रहे हैं। पूजा, जो सच में भूखा होगा और जो स्वाद जानता होगा वो यहीं आएगा। सेठ मक्खनलाल की छूट सिर्फ कुछ दिन चलेगी, पर मेरी ईमानदारी हमेशा चलेगी। लेकिन सेठ मक्खनलाल इतने पर नहीं रुका। उसने अपने गुंडों को भेजा, जिन्होंने रात में आकर रमेश के ढाबे के दूध के कनस्तर में जानबूझकर नमक मिला दिया। अगली सुबह
चिथू थू थू। रमेश, ये क्या है? तुम्हारी चाय आज कड़वी क्यों है? अरे नहीं, ये तो नमक है। मेरे दूध में किसी ने नमक मिला दिया। रमेश समझ गया कि ये सेठ मक्खन लाल की साजिश है। उसने उसी वक्त सारा दूध फेंक दिया, पर ग्राहक नाराज होकर कॉर्पोरेट रसोई की तरफ चले गए। रमेश, अब क्या होगा? हम हार नहीं मानेंगे पूजा। सेठ मक्खन लाल ने मेरी चीजों को खराब किया है, पर मेरे दिल को नहीं। अब हम अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, दादी का नुस्खा। रमेश ने अपनी दादी का पुराना जंग लगा हुआ संदूक खोला। उसमें एक पुरानी पीली पड़ी हुई डायरी थी। ये थी दादी का नुस्खा। दादी के नुस्खे में सिर्फ मसालों का जिक्र नहीं था। उसमें लिखा था, बेटा, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये आत्मा को भरता है। जब भी कोई मुसीबत आए तो खाना बनाने से पहले अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम ये खाना अपने सबसे प्यारे इंसान को खिला रहे हो। यही नुस्खा है। वाह वाह, क्या नुस्खा है। अगले दिन रमेश ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वो पूरे प्यार और एकाग्रता से खाना बनाने लगा। जब उसने पट्टी खोली और अपनी पहली दाल रोटी सर्व की, तो ढाबे पर बैठे इकलौते ग्राहक में पहला निवाला लिया और रमेश, आज का स्वाद तो अलौकिक है। मुझे लगा जैसे मैं अपनी माँ के हाथों का खाना खा रहा हूँ। ये क्या जादू है? जादू नहीं साहब, यह है दादी के नुस्खे में घुला हुआ सच्चा प्यार। ये ग्राहक कोई और नहीं बल्कि सफर पर निकले एक जाने माने फूड ब्लॉगर थे। उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया पर लिखा, कॉर्पोरेट रसोई में छूट है पर ईमानदारी ढाबे में दिल है। हाईवे का सबसे अच्छा खाना यही मिलता है। यह एक ऐसी खबर थी जिसने सेठ मक्खन लाल के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अब हाईवे पर सिर्फ फूड ब्लॉगर के पोस्ट की चर्चा थी और लोग कॉर्पोरेट रसोई को छोड़कर दादी के नुस्खे का स्वाद चखने के लिए ईमानदारी ढाबे पर आ रहे थे। फूड ब्लॉगर के पोस्ट ने ईमानदारी ढाबा की बिक्री आसमान पर पहुंचा दी। ढाबा अब एक लोकल लेजेंड बन चुका था। रमेश की आंखें चमक रही थीं, पर उसके माथे पर शिकन थी। काम इतना बढ़ गया था कि उसे अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर सेठ मक्खन लाल को खून का घूंट पीना पड़ा। उसने समझा कि स्वाद को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, तो उसने अब विश्वास को तोड़ने का फैसला किया। स्वाद तो सिर्फ एक बार खाया जाता है, पर डर हमेशा रहता है। अब इस ढाबे की हाइजीन पर हमला करो। सेठ ने हाईवे पर अपने गुंडों और कुछ गरीब वेंडरों को पैसा दिया और शहर भर में अफवाहें फैला दी। अरे सुना, ईमानदारी ढाबे में रमेश बासी तेल इस्तेमाल करता है। कल रात मैंने खुद देखा, वो कूड़ेदान से सब्जियां उठा रहा था। उसके ढाबे में चूहे हैं। हाँ भाई, मेरे एक साथी ने खुद देखा, इसीलिए उसका खाना इतना सस्ता है। वो नकली मसाले इस्तेमाल करता है। अफवाहों ने अपना काम किया। अगले 3 दिन में ढाबे की भीड़ फिर कम हो गई। रमेश को लगा कि उसकी ईमानदारी पर किसी ने काली स्याही पोत दी है। रमेश, अब तो लोग बिना खाए ही वापस जा रहे हैं। हमारी मेहनत बेकार हो रही है। पूजा, सच्चाई को आंच नहीं आ सकती। हम अपनी गुणवत्ता से जवाब देंगे। बढ़ते काम को संभालने के लिए रमेश ने एक 16 साल के लड़के रोहन को काम पर रखा। रोहन बहुत मेहनती था। वो पढ़ाई छोड़कर आया था क्योंकि उसकी छोटी बहन बीमार थी और उसे इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी।
एक दोपहर रोहन ढाबे के पीछे प्याज काट रहा था जब एक महंगी कार उसके पास आकर रुकी। कार से सेठ मक्खन लाल का मैनेजर उतरा। क्या हाल है बच्चे? सुना है तुम्हारी बहन बीमार है और रमेश तुम्हें कितना देता है? 5,000 महीना? हाँ, पर रमेश मालिक बहुत अच्छे हैं। अच्छाई से पेट नहीं भरता रोहन। मैं तुम्हें 25,000 महीना दूंगा, पूरे 5 गुना। बस एक छोटा सा काम करना है। क्या काम? बहुत आसान। तुम्हें रमेश के मसाले के डिब्बे में एक खास तरह का पाउडर मिलाना है जो हम तुम्हें देंगे। ये पाउडर कोई नुकसान नहीं करेगा, बस खाने का स्वाद खराब कर देगा ताकि लोग कॉर्पोरेट रसोई में आ जाएं। एक बार ये काम कर दो और तुम्हारी बहन का इलाज हो जाएगा। मैनेजर ने रोहन के हाथ में एक मोटी रक थमा दी। रोहन कांप रहा था। ये रक उसकी बहन की जिंदगी बचा सकती थी, पर इस रक्त की कीमत थी ईमानदारी, ढाबा की जान लेना। रात के 12 बजे थे। रमेश और पूजा सो चुके थे। रोहन अपनी चारपाई पर बेचैन था। उसकी एक तरफ पैसों का बंडल था और दूसरी तरफ अपराध बोध। उसे पता था कि अगर उसने ये पाउडर मिला दिया तो रमेश का ढाबा बंद हो जाएगा, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन की जिंदगी दांव पर थी। उसने चुपचाप उठकर मैनेजर द्वारा दिया गया सफेद पाउडर निकाला। वो धीरे से रसोई के अंदर गया। सामने मसालों का डिब्बा था। रोहन ने कांपते हाथों से डिब्बे का ढक्कन खोला और जैसे ही वो पाउडर मिलाने वाला था, पीछे से आवाज आई। क्या कर रहे हो रोहन? रोहन के हाथ से पाउडर और पैसों का बंडल दोनों जमीन पर गिर गए। वो घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं गद्दार नहीं हूं, पर मेरी बहन मर जाएगी। सेठ मक्खन लाल के मैनेजर ने मुझे। उठो रोहन, मुझे पता था कि कुछ गलत है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम्हारी आंखों में ईमानदारी दिखती है। पर यह क्या है? उन्होंने कहा इस पाउडर से सिर्फ स्वाद बिगड़ेगा। उन्होंने मेरी बहन के इलाज के लिए पैसे दिए। मालिक, मैं सच में। ये सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ेगा रोहन, ये नकली रंग है जो ज्यादा मात्रा में जहर बन सकता है। सेठ मक्खनलाल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हें और मेरे ग्राहकों को भी। तो मैं क्या करूं? मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, पुलिस को बुलाना आसान है, पर हम ईमानदारी ढाबा के लोग हैं। हम दिल से जवाब देंगे। इन पैसों को रखो, इसे तुम अपनी बहन के इलाज में इस्तेमाल करना। पर ये तो सेठ मक्खन लाल के पैसे हैं। ये गद्दारी का पैसा नहीं है रोहन, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैंने तुम्हें माफ किया और अब इन पैसों से तुम अपनी बहन को नया जीवन देना। पर यह सेठ मक्खन लाल का काम अब हम मिलकर खत्म करेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ मालिक, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। रमेश ने अगले दिन रोहन के साथ मिलकर एक बड़ा काम किया। उसने तुरंत अपने सभी सब्जी और मसालों के सप्लायर को फोन किया और उनसे गुणवत्ता प्रमाण पत्र, क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मांगे। उसने ढाबे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, ईमानदारी ढाबा, हम गुणवत्ता की खुली जांच में विश्वास रखते हैं। तेल की गुणवत्ता 100% ताजा ब्रांडेड तेल इस्तेमाल होता है। प्रमाण पत्र अंदर देखें। मसाले, हमारे मसाले ताजे पीसे जाते हैं। प्रमाण पत्र संलग्न। कर्मचारी, रोहन अब हमारे ढाबे का सबसे वफादार साथी है और उसकी बहन के इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। ये खुलासे की चाल थी। जब ग्राहक ढाबे पर आए और उन्होंने क्वालिटी सर्टिफिकेट देखे तो उनकी शंका दूर हो गई। रोहन ने जब रोते हुए ग्राहकों को बताया कि सेठ मक्खन लाल ने
उसे खरीदने की कोशिश की थी तो लोगों का गुस्सा सेठ मक्खन लाल पर भड़क उठा। रमेश, तुमने रोहन को माफ करके और उसे सहारा देकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारी ईमानदारी सिर्फ खाने तक नहीं बल्कि तुम्हारे दिल तक है। अब हम कॉर्पोरेट रसोई में एक घूंट पानी भी नहीं पिएंगे। इस चाल ने सेठ मक्खन लाल को पब्लिक की नजरों में पूरी तरह गिरा दिया। रोहन अब केवल कर्मचारी नहीं बल्कि रमेश के नैतिक बल का प्रतीक बन गया था। ईमानदारी ढाबा की लोकप्रियता देखकर सेठ मक्खन लाल को लगा कि उसकी कॉर्पोरेट रसोई की सारी भव्यता फीकी पड़ गई है। लोगों ने सादगी और सच्चाई को चुन लिया था। अफवाहें काम नहीं आई, गद्दारी भी फेल हो गई। अब ये लड़ाई कानून के मैदान में लड़ी जाएगी। कानून को खरीदा जा सकता है। जाओ और फूड सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से मिलो। सेठ मक्खन लाल के मैनेजर ने शहर के सबसे भ्रष्ट अधिकारी इंस्पेक्टर निगम को एक सूटकेस भरकर नकदी दी। काम था ईमानदारी ढाबा पर फौरन ताला लगवाना। अगले ही दिन रमेश जब सुबह ढाबा खोल रहा था तब सफेद वर्दी में इंस्पेक्टर निगम 2 पुलिस कर्मियों के साथ ढाबे पर पहुंचे। रमेश, ये ढाबा तुरंत सील किया जाता है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? हमने तो सारे लाइसेंस और सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं। हाँ, सर्टिफिकेट हैं, पर जोनिंग और कमर्शियल परमिट ठीक नहीं है। ये जमीन हाईवे की मुख्य सड़क से बहुत नजदीक है और यहाँ अवैध निर्माण हुआ है। ये जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है। साहब, मैं पिछले 10 साल से यहाँ हूँ। मेरा सब कुछ कानूनी है। सेठ मक्खनलाल। सेठ मक्खनलाल कौन? मैं कानून हूँ। कल सुबह तक ये जगह खाली हो जानी चाहिए और अगर तुम चाहते हो कि सुरक्षा खतरे वाली ये फाइल दफन हो जाए तो 10 लाख का जुर्माना भरो अभी। 10 लाख? मेरे पास तो सिर्फ मेरी मेहनत है साहब। इंस्पेक्टर निगम ने रमेश को धक्का दिया और ढाबे के शटर पर सरकारी सील लगाकर ताला जड़ दिया। ईमानदारी ढाबा अब बंद हो चुका था। रमेश के हाथ से मसालों के डिब्बे की खुशबू नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की बदबू आ रही थी। ढाबे के बाहर ताला लगा देख रमेश और पूजा हताश हो गए। ये वो जंग थी जो वे अकेले नहीं जीत सकते थे। मालिक, हम क्या करें? ये तो अन्याय है। अब हम कोई कानूनी फाइल नहीं खोलेंगे रोहन, हम जनता की फाइल खोलेंगे। जिस विश्वास को उन्होंने खरीदा नहीं जा सका उसी से हम इन्हें हराएंगे। रमेश, पूजा और रोहन ने ढाबे के ठीक सामने जमीन पर एक बड़ा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था ईमानदारी ढाबा बंद है क्योंकि सेठ मक्खनलाल ने कानून को खरीद लिया है। उन्होंने फौरन उन सभी ट्रक ड्राइवरों, बस कंडक्टरों और दिहाड़ी मजदूरों को फोन किया जो उनके ग्राहक थे। शाम तक ढाबे के सामने एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। रमेश ने हमें भूखा नहीं रखा, आज हम उसे बंद नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर निगम को बुलाओ, हम अपने हाथों से ये सील तोड़ देंगे। तभी फूड ब्लॉगर, फूड गुरु वहां पहुंचे जिन्होंने ढाबे को मशहूर किया था। उन्होंने तुरंत अपना कैमरा निकाला और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। दोस्तों, आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ईमानदारी को यहाँ कैसे सजा दी जा रही है। एक छोटे से ढाबे को जो सिर्फ अच्छी नीयत से खाना खिला रहा था, कॉर्पोरेट लालच ने खरीदे हुए सरकारी अफसर के हाथों बंद करवा दिया। मैं इस अन्याय की लाइव कवरेज कर रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी के साथ हैं तो शेयर करें। लाइव स्ट्रीमिंग मिनटों में वायरल हो गई। शहर के बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों ने तुरंत खबर को उठाया। इंस्पेक्टर निगम
जो रात को सेठ मक्खन लाल से अपनी रिश्वत की कीमत गिन रहा था, अगली सुबह मीडिया और उच्च अधिकारियों के घेरे में आ गया। सरकारी विभाग पर इतना दबाव बढ़ा कि आनन फानन में इंस्पेक्टर निगम को निलंबित कर दिया गया और ईमानदारी ढाबा की सील तोड़ने का आदेश जारी हुआ। रमेश, मैं उच्च अधिकारी बोल रहा हूँ, हमें माफ करें। इंस्पेक्टर निगम को तुरंत हटा दिया गया है। आपका ढाबा पूरी तरह कानूनी है। अपनी दुकान खोलिए और लोगों को खाना खिलाइए। जनता ही हमारी असली ताकत है। रमेश ने रोहन और पूजा की मदद से ढाबे का ताला खोला। ग्राहक तालियां बजा रहे थे और रोहन के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी। हमने ये जंग जीत ली है। ये जीत मेरी नहीं, ये आप सबकी है। अब से हमारा ढाबा केवल ईमानदारी ढाबा नहीं, बल्कि जनविश्वास ढाबा कहलाएगा। उधर सेठ मक्खन लाल को मजबूरन अपनी कॉर्पोरेट रसोई बंद करनी पड़ी, क्योंकि अब कोई भी लालच के स्वाद को चखना नहीं चाहता था। रमेश ने साबित कर दिया कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि लोगों का अटूट विश्वास होता है। एक छोटे से गांव में अमन अपनी पत्नी मीरा और माँ रमा देवी के साथ रहता था। घर में अक्सर छोटे मोटे तनाव रहते थे। सुबह का वक्त था। रमा देवी पूजा घर में थी और मीरा रसोई में चाय बना रही थी। अरे बहू, जरा जल्दी से माचिस देना, कब से दिया जलाना है, कहाँ मर गई? मीरा उस समय चाय छान रही थी, इसलिए उसे आने में एक पल लगा। माँ लीजिए, मैं बस चाय छान रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तुम्हारे पास तो हमेशा कोई न कोई बहाना रहता है। अगर तुम हमारी उम्र की होती तो क्या करती? हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब एक हाथ से रसोई का सारा काम करते थे और दूसरे हाथ से पूरे घर को बिना किसी शिकायत के संभालते थे। तभी पड़ोस की चाची दरवाजे पर आकर रुक गईं, शायद कुछ सुनने के लिए। आजकल की बहुएं बस बोलना जानती है, काम करना नहीं। मैंने अपने बेटे से कितनी बार कहा था कि बाहर की लड़की से शादी मत करना, लेकिन उस पर तो प्यार का भूत सवार था। मीरा यह सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई। उसका चेहरा उतर गया था। तभी अमन कमरे से बाहर आया। माँ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चाय बन गई है क्या? तुम जाकर उसे चाय दे दो। ये तो चाहती ही नहीं कि मैं आराम से बैठूं। इसे मुझसे जलन होती है बेटा। इसे मेरी तबीयत की भी कोई चिंता नहीं है। ये बस यही देखती रहती है कि माँ कब तक खड़ी है। माँ, मैं तो आपके लिए ही चाय बना रही थी। चुप! तुम्हारी बातें हमेशा तैयार रहती हैं। अमन वहाँ का माहौल देखकर दुखी हो गया और चुपचाप चाय का कप लेकर कमरे में चला गया। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उसने काम करना बंद नहीं किया। मीरा चुपचाप रसोई में खड़ी थी। तभी रमा देवी ने एक बार फिर ताने मारना शुरू किया। अरे बहू, सुनो, हम तुम्हारी तरह बातें नहीं बनाते थे। हम एक हाथ से रोटी बनाते थे और दूसरे हाथ से पूरे ससुराल को संभाल लेते थे। अमन वापस आया और अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करने लगा। माँ, रहने दीजिए ना, वो छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। थोड़ा समय लगता है उसे। यह सुनकर रमा देवी का गुस्सा और भड़क उठा। छोटी थी तो शादी क्यों की थी अभागे? मैंने कितनी बार कहा था, जात छोड़कर किसी से रिश्ता मत जोड़ना, पर नहीं। तुम्हें तो ऐसी सुंदर पत्नी चाहिए थी जो पूरे गांव में ना मिले, है ना? जा, अब उसका रूप धोकर पानी पी। मीरा ये कड़वी बात सुनकर एकदम से सहमी गई। वो आंखों में आंसू लिए बस खड़ी रही। अमन पूरी तरह हार मान चुका था। उसने निराश होकर मीरा की तरफ देखा। मीरा, मुझे लगता है माँ का मूड फिर खराब हो गया है। तुम चुपचाप रसोई में जाओ, मैं भी यहाँ से नजर हटाता हूँ।
शायद माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। मीरा सिर हिलाकर चुपचाप रसोई में चली गई। अमन ने भी थक कर वहां से जाने का फैसला किया। वो जाते जाते मन ही मन बहुत दुखी हुआ। जाओ, तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे इस रोज रोज के झगड़े से पीछा चाहिए। घर में गहरी खामोशी छा गई। मीरा अकेली रसोई में रो रही थी और अमन उदास होकर घर से बाहर निकल गया। दोपहर का वक्त था। अमन चुपचाप खाना खा रहा था और मीरा उसे खाना परोस रही थी। घर में अभी भी सुबह की खामोशी छाई हुई थी। और थोड़ा ग्रेवी दूं? आप तो बस उसी से खा रहे हैं। बस बस मीरा, तुम्हारी सब्जी इतनी स्वादिष्ट है कि मैं सिर्फ झोल से ही पूरी थाली खा सकता हूँ। अच्छा, माँ कहाँ है? उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? माँ तो लेट गई हैं। कह रही थी आज उपवास रखेंगी। तभी रमा देवी अपने कमरे से बाहर आईं। उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। अरे, तुम दोनों क्या नाटक कर रहे हो? भोली मत बनो बहू, तुम्हें सब पता है। ये क्या कह रही हैं माँ? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम्हें याद नहीं? मैंने कितनी बार कहा है मैं शाकाहारी खाऊंगी, इसलिए पहले मेरा खाना बनाओ, उसके बाद तुम लोग मांस मछली बनाना। पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तुमने जानबूझकर पहले अपने पति का खाना बनाया। जाओ, मुझे अब कुछ नहीं खाना। मैं कल सुबह अपनी बेटी के घर चली जाऊंगी। तुम लोग अपने हिसाब से रहना। मीरा और अमन दोनों ये सुनकर चौंक गए। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। आप कहीं मत जाइए। आपके बिना ये घर सूना हो जाएगा। हट जाओ दोनों, मुझे कोई भाव नहीं चाहिए। रात भर घर में कोई बात नहीं हुई। मीरा रोती रही और अमन बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। रमा देवी के जाने की बात सुनकर अमन और मीरा सदमे में थे। मीरा ने हिम्मत जुटाकर आखिरी बार अपनी बात रखी। माँ सुनिए तो, अमन बाजार से बहुत थके हुए आए थे, इसलिए मैंने पहले उनके लिए जल्दी से 2 मछली तल दी थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो गया, मुझे और सफाई नहीं चाहिए। तुम्हें बस अपनी गलती छुपानी आती है। फिर रमा देवी ने अमन की तरफ देखा। सुन अमन, मैंने तय कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह भावना के घर जा रही हूँ। अमन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन माँ के नाटक से वह गुस्से में भी था। चुप हो जा भागे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की आंखों में खटकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी आंखों के सामने से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अमन ने हिम्मत करके माँ से सवाल किया, जो समाज के लिए सबसे जरूरी था। हाँ, मुझे पता है आपको गुस्सा आ गया है, इसलिए आप बहन के घर जा रही है। पर माँ, ऐसा करेंगी तो लोग क्या कहेंगे? जब बेटा कमाई कर रहा है और समर्थ है, तो माँ बेटी के घर क्यों जा रही है? हम पर उंगली उठेगी। रमा देवी ने अमन की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। रात भर मीरा और अमन दोनों परेशान रहे। मीरा को लगा कि उसकी वजह से घर टूट रहा है, जबकि अमन को समझ नहीं आया कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। अमन अभी भी माँ को समझा रहा था कि बाहर के लोग उनके परिवार को गलत नजर से देखेंगे। जब तुमने समाज के मुंह पर झाड़ू मारकर एक निचली जात की लड़की को घर में लाए, तब क्या लोग अच्छी नजरों से देख रहे थे? जाओ, लोग ये सुनकर छी छी करते हैं। अमन पूरी तरह से थक चुका था। तो क्या हुआ माँ? लोग छिची करे। मैं क्या किसी का खाता हूँ या पहनता हूँ? मुझे किसी की परवाह नहीं। आज तुम्हें मजाक लग रहा है। जब सब मिलकर तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, तब समझोगे। छी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हमने आपको कभी अनादर दिया है? हमने हमेशा आपका सम्मान किया है। ये सब देखकर मीरा टूट गई।
उसने सोचा कि उसके रहने से ही घर में शांति नहीं हो पा रही है। मैं कहती हूँ, माँ को अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो क्यों ना आप मुझे कुछ दिन के लिए मेरे पिताजी के घर छोड़ आइए। शायद मेरे जाने के बाद माँ शांत हो जाए। मीरा की ये बात सुनकर रमा देवी भी थोड़ी हैरान हुई। अमन ने तुरंत मीरा की तरफ देखा। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं यहाँ हूँ। ये घर तुम्हारा भी है और तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। अमन के मजबूत स्टैंड से रमा देवी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। मीरा ने अमन की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि अमन उसके साथ खड़ा है। तुम यही रहोगी, बस बहुत हो गया। ठीक है, तुम अपनी बहू को लेकर रहो। मैं तो कल अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। माँ, आप कल जा रही है तो पहले खाना तो खा लीजिए। इतना लंबा रास्ता तय करना है, बिना खाए शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। बस बस, अब और ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से खा सकती हूँ। लाओ, मेरी थाली दे दो। मीरा चुपचाप माँ की थाली दे देती है। घर में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। बाजार से सामान लेकर अमन घर आता है। वो मीरा को आवाज देता है। अरे मीरा, ओ मीरा, कहाँ हो तुम? ये देखो, मैं सारा बाजार का सामान ले आया हूँ। अब जल्दी से खाना बना दो। आ गए तुम इतनी देर बाद? इधर तो शाम होने को आई। हाँ, मैंने सोचा कि तुम आज आओगे ही नहीं और वही बाजार में ही डेरा डाल लोगे। रमा देवी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। अमन बस थक कर उनकी बात अनसुनी कर देता है और सारा सामान रसोई में रख देता है। यह दिन भी तनाव में खत्म हुआ। अगली सुबह रमा देवी कमरे से बाहर आईं। उन्होंने देखा कि अमन अभी भी उन्हें बहन भावना के घर छोड़ने नहीं गया है। क्या हुआ? आज तो मुझे बेटी के घर छोड़ने नहीं जा पाए। ना माँ, क्यों जाऊं? क्या हुआ? मैं चली जाऊंगी तो क्या तुम बहुत चैन से रहोगे? ठीक है, तो मैं कल ही चली जाऊंगी। ना माँ, ऐसी बात मत बोलिए। माँ के बिना कोई बेटा सुखी कैसे रह सकता है? आप डांटिए या बकबक करिए, पर आप मेरे सिर पर छाया बनकर खड़ी हैं। मुश्किल में आपका चेहरा देखकर ही हिम्मत मिलती है। अभी नहीं समझोगे पागल। जब मैं मर जाऊंगी तब पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। और क्या बोलूं? मुझे तो अभी से ही पता चल रहा है कि आप क्या चीज हो। रमा देवी अमन का गुस्सा देखकर थोड़ी शांत हुई। फिर उन्होंने बात बदल दी। अच्छा, मीरा कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रही है? कहाँ जाएगी? वो तो हमारी गाय को नदी के किनारे से लाने गई है। लो, वो आ भी गई। मीरा धबली गाय को लेकर घर आई। वह बहुत थकी हुई थी। आ धबली, तू मुझे बेवजार इतना दूर तक क्यों ले गई? इतना भटकी, लेकिन आखिरकार वापस घर ही आना पड़ा ना। क्या जंगल जा पाती? क्या हुआ मीरा, क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? और मत पूछो, ये गाय आज फिर भाग गई थी। मुझे इसे तारिका चाचा के बागान से पकड़कर लाना पड़ा। मुझे देखते ही ये जंगल की तरफ भागने लगी थी। अच्छा, तो ये पेठा कहाँ से लाई? क्या चाचा के बागान से मिला? हाँ जी, चाचा वहीं थे। मुझे देखकर बोले, बहू तुम कभी इस तरफ नहीं आती, आज आई हो तो ये कद्दू लेते जाओ। बहुत बढ़िया, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने भी बाजार से झींगा मछली लाई है। तुम इस कद्दू के साथ उसकी स्पेशल सब्जी बनाना। यह सुनकर घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा होने लगा, लेकिन तभी रमा देवी ने बीच में टोक दिया। बस, अब और स्पेशल सब्जी खाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कद्दू वद्दू ले आई? जब कल ही घर छोड़कर जा रही हूँ तो मुझे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? रमा देवी ने फिर से सबको शांत कर दिया। अमन और मीरा एक दूसरे को निराश होकर देखने लगे। रमा देवी अभी भी कद्दू को लेकर नाराज थी। देखा, मैं इसीलिए कह रही थी। देखो, ये तो सड़ रहा है। वो कंजूस तारिका कोई अच्छी चीज क्यों देगा? तुम्हारी बहू तो बस कचरा ही उठा लाई है। अमन ने एक बार फिर मीरा का पक्ष लिया। माँ, उसने शौक से लाया है।
चाहे ये कच्चा हो या थोड़ा खराब, आप इसे शांत रहने दीजिए। तुम चुप रहो, मैं उसकी लालच को जानती हूँ। जहाँ जो मिला वही उठा लाई। बहू सुनो, इसे ले जाकर फेंक दो, ये सड़ा हुआ कद्दू कोई नहीं खाएगा। मीरा ने गुस्सा किए बिना शांत दिमाग से एक शानदार उपाय बताया। ठीक है माँ, पर इसे फेंकने के बजाय मैं इसे आंगन के पास मिट्टी में क्यों ना दबा दूं? अगर इसमें से 1-2 पौधे निकल आए तो आगे हमें ताजा कद्दू खाने को मिल जाएगा। मीरा के इस समझदारी भरे जवाब से रमा देवी एक पल के लिए रुक गईं। वह कोई जवाब नहीं दे पाई। जो तुम्हारा मन करे करो, मैं अब तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती। लाओ वो बाजार का बैग इधर दो, मैं ही जाकर खाना बनाती हूँ। रमा देवी बाजार का बैग लेकर रसोई में चली गईं। उन्होंने पहली बार मीरा की बात पर चुपचाप हार मान ली थी। यह देखकर मीरा समझ गई कि अब झगड़ा खत्म हो गया है और उसने राहत की सांस ली। अगली सुबह मीरा आंगन में उन बीजों को पानी दे रही थी जिन्हें उसने कद्दू से निकालकर लगाए थे। अमन बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। अरे मीरा, ओ मीरा, तुम कहाँ हो? सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ जरूरी सामान लाना है, तो बताओ। मैं यहाँ पौधों को पानी दे रही हूँ। अरे वाह, ये पौधे तो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी परसों ही तो इतने छोटे थे और देखो आज घुटनों तक आ गए। हाँ, अगर हमारी गाय इन्हें खा ना ले तो अगले महीने तक इनमें फूल आ जाएंगे। फिर हमें सब्जी की कोई कमी नहीं होगी। और सुनो, अगर ज्यादा कद्दू हो गए तो हम उन्हें बाजार में भी बेच सकते हैं। हो गया, बस अब हवा में सपने मत देखो। ये पतले पतले दुबले से पौधे हैं, इनमें कद्दू लगेंगे और उन्हें भी तुम बाजार में बेचोगी। चलो हटो। माँ, आप उसे कुछ मत बोलिए, वो तो बस मेहनत कर रही है। रमा देवी ने मुंह फेर लिया, लेकिन मन ही मन वह भी देख रही थी कि पौधे सच में बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। मीरा ने अपनी मेहनत से सबको चुप करा दिया था। माँ, वो छोटी है, अगर वो 2 कद्दू उगा भी रही है तो क्या हुआ? बाजार में नहीं बेच पाए तो हम तो खा ही सकते हैं। ओह अच्छा, यानी मैं हमेशा तुम्हारी बहू को डांटती हूँ, जब मैं कुछ कहने जाती हूँ तभी तुम इस तरह मेरा अपमान करते हो। अरे, इसमें अपमान की क्या बात है? मैंने तो बस कहा कि आप उसे कड़वा मत बोलिए। अगर आप इसे अपमान समझती हैं तो मैं क्या करूं? बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जो करना है मुझे करना है। मैं कल ही बेटी के घर चली जाऊंगी। अमन ने इस बार माँ की विनती नहीं सुनी, बल्कि एक गहरा फैसला लिया। ठीक है, जब आपका इतना ही मन है जाने का तो जाइए, मैं अब आपको रोकूंगा नहीं। यह सुनकर रमा देवी को गहरा सदमा लगा। उनकी धमकी काम नहीं आई। वह चौंक गईं और फिर गुस्से में चीखने लगी। मैं जानती थी, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। सुनो छोकरे, मैं इतनी आसानी से ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने अपना खून पसीना एक करके ये सब बनाया है, अब मैं इसे भोग कर ही रहूंगी। अमन बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने लड़ने का फैसला छोड़ दिया। माँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आप एक ही मुंह से इतनी सारी बातें कैसे बोल लेती हैं, मुझे पता नहीं। मीरा ने माहौल को शांत करने के लिए अमन को रोका। अरे तुम चुप हो जाओ, माँ बूढ़ी हो गई हैं, जो मन में आता है बोल देती हैं। उनकी बातों को दिल पर क्यों लेना? ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, पर आज आने में थोड़ी देर होगी। तुम लोग खाना खा लेना, ठीक है? मीरा ने सिर हिला दिया। अमन बाजार चला गया। मीरा आंगन में काम कर रही थी कि तभी बाहर से एक अजनबी महिला की आवाज आई, जो बहुत परेशान लग रही थी। अरे बहू, ओ बहू, घर में हो क्या? जरा मुझे थोड़ा पानी तो दे दो। वह पड़ोस की शांता चाची थी, जो बहुत घबराई हुई थी। अरे आपको क्या हो गया चाची? आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? क्या हुआ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है बेटी। आज रात मेरे घर में चोरी हो गई। क्या कह रही हैं? ये सब कैसे हुआ? चोरी किसने की? पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो, प्यास से मेरा गला एकदम सूख गया है, फिर बताती हूँ कि क्या हुआ। मीरा तुरंत दौड़कर चाची के लिए पानी लेने अंदर गई। हाँ चाची,
ये लीजिए पानी, थोड़ा पीजिए और शांत हो जाइए। हाय बेटा, ये गोपी नाम के बदमाश का ही काम है। मैंने उस पर भरोसा करके उसे अपनी दुकान पर बैठाया था और उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। अब क्या होगा बेटी? हम 3 लोगों का खाना पीना उसी दुकान की कमाई से चलता था। अब अगर वो ही नहीं रही तो हम जिंदा कैसे रहना रहेंगे? तभी रमा देवी भी वहाँ आ गई। उन्होंने स्थिति को समझते ही सारा गुस्सा और दोष मीरा पर डाल दिया। अभागन, उल्टा बहू। अब भोली बन रही है। जब मैं कहती थी कि बहू थोड़ा धर्म कर्म करो, तब तो मेरी नहीं सुनती थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम्हारी ही वजह से। ये क्या कह रही हैं माँ? मैंने यहाँ क्या किया? ये तो बाहर की बात है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मुझे ही क्यों दोष दे रही हैं? रमा देवी ने मीरा की बात पर ध्यान नहीं दिया और शांता चाची को रोते हुए देखने लगी। शांता चाची रो रही थी और खुद को दोष देने लगी थी। अरे, इसे सब पर क्यों थोपो रहे हो? इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये सब तो मेरी किस्मत का दोष है। तुम नहीं समझोगी बेटी, ये सब इसी अभागन के साथ ही आता है। मैंने अमन को कितनी बार कहा था इस लड़की को घर मत लाना, लेकिन तब मेरी नहीं सुनी गई। अब देखो कैसे बर्बादी आ रही है। ये सब देखकर अमन बाजार से वापस आया। चोरी की खबर और घर के झगड़े ने उसे पूरी तरह से टूट कर रख दिया। आह माँ, तुम्हारे कारण मैं शांति से जी भी नहीं पाता। बाजार जाता हूँ तो सब चोरी के बारे में पूछते हैं और घर आकर तुम लोगों का झगड़ा देखकर मेरा सिर गर्म हो जाता है। दत्त तेरे की, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मीरा ने देखा कि अमन बहुत परेशान है और गुस्से में फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। अरे अमन, तुम जाओ मत। तुमने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है, पहले खाना खा लो। ईश, नाटक। अब बेटे का दिमाग खराब करके उसे खाना खिलाया जा रहा है। तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है अभागन, बस। अमन अपनी माँ के अन्याय और कड़वी बातों से पूरी तरह हार चुका था। उसने मीरा की तरफ देखा, फिर अपनी माँ की तरफ और थककर बैठ गया। अगले दिन सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने कुछ नहीं खाया था। मीरा चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। क्यों मीरा, तुम कहाँ चली गई? सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक पेट में कुछ नहीं गया। क्या आज तुम कुछ खाने को नहीं दोगी? ये लो, इसे खाकर पेट शांत करो। घर में अब कुछ भी नहीं बचा है। क्या? 2 दिन से तो हम मुरमुरे ही खा रहे हैं। अरे, चावल कहाँ है? मुरमुरे खाकर कैसे रहेंगे? घर में एक मुट्ठी भी चावल नहीं बचा कि मैं भात बना सकूं। जो थोड़े से मुरमुरे थे वो आपको दे दिए हैं। उधर माँ मुखिया जी के घर गई हैं। अगर वहां से थोड़े चावल उधार मिल जाएं तो मैं भात बना दूंगी। क्या? चावल के लिए माँ मुखिया जी के घर गई हैं? ये तुम क्या कह रही हो? अरे, जिस आदमी को मैंने बेहतरीन और ताजा चावल दिए थे, आज उसकी माँ दूसरे के घर से उधार लेने गई। अमन को पहली बार समझ आया कि रोज रोज के झगड़े और माँ की जिद ने उनके सोने जैसे घर को किस कगार पर खड़ा कर दिया है। अमन ये सुनकर सदमे में था कि उसकी माँ को चावल उधार लेने जाना पड़ा। दूर हो जाओ, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा। धत तेरे की। अरे, खाने पर गुस्सा नहीं करते। अभी आप ये मुरमुरे खा लीजिए। रात को जब भात बनेगा तब भरपेट खा लेना। तभी रमा देवी थकी हुई और थोड़ी शर्मिंदा सी होकर घर के अंदर आई। उनके हाथ में चावल की एक पोटली थी। अरे बहू, जरा एक बर्तन तो लाओ। मैंने मुखिया जी से बहुत मिन्नतें करके ये थोड़े से चावल उधार लिए हैं। रात को अमन के लिए इन्हीं को पका देना। दीजिए माँ, ये चावल यहाँ रख दीजिए। इतने में हम तीनों का 2 दिन का खाना हो जाएगा। चावल तो हो गए बहू, पर सब्जी कहाँ से आएगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। मीरा के चेहरे पर अचानक उम्मीद की एक चमक जाग उठी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। जो कद्दू के पौधे मैंने आंगन के पास लगाए थे, मैंने कुछ दिन पहले उनमें फूल देखे थे। मैं अभी जाकर देखती हूँ, शायद कुछ कद्दू खाने लायक मिल जाएं।
मीरा तुरंत दौड़कर आंगन की तरफ चली गई, जहां उसने वह सड़ा हुआ कद्दू दबाया था जिसे रमा देवी ने फेंकने को कहा था। अगर कुछ ना मिले तो कुछ साग पत्ते ही ले आना, उन्हें उबालकर भात के साथ निगल तो लेंगे। अरे अरे अरे, इन पौधों पर तो झुंड के झुंड कद्दू लगे हैं। मैं यहाँ से 2 बड़े कद्दू ले लेती हूँ। मीरा जल्दी से 2 बड़े कद्दू तोड़कर अंदर लाई। माँ, ओ माँ, देखिए क्या मिला। बाप रे बाप, इतने बड़े कद्दू तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो भी बीज बोती हो उसमें फल आ जाता है। अच्छा, तो इन 2 कद्दू का क्या करोगी? माँ, ये वाला कद्दू आप मुखिया जी के घर दे आइए। इससे हमारे चावल का कर्ज उतर जाएगा। बाकी 1 कद्दू मैं रात को पकाती हूँ। रमा देवी ने बिना किसी बहस के सिर हिलाया। उनकी आंखों में शर्म और प्यार था। हाँ, वही करो, और बाकी बचे कद्दू भी तोड़ कर रख लेना। ठीक है माँ, मैं अमन से कहकर सारे कद्दू घर में रखवा दूंगी। माँ ने वह कद्दू लिया और मुखिया जी के घर चली गईं। अगले दिन सुबह रमा देवी ने अपनी बहू मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा, आज तुमने मुझे सिखा दिया। तुमने सड़ा हुआ कद्दू मिट्टी में दबाया और उसी ने आज हमारी इज्जत बचा ली। तुम बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी हो। घर में अब शांति, प्यार और खुशहाली लौट आई थी।